हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो आपका पेपर है उस पर हमने अभी लास्ट क्लास में एक वीडियो बनाया था जिसमें हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्टरी लेवल पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हॉर्टिकल्चर क्या है, उसकी डेफिनेशन को समझा था। हॉर्टिकल्चर की फ़ीचर्स क्या क्या हैं, की एलिमेंट्स उसके क्या हैं, और हॉर्टिकल्चर का स्कोप जो है वो क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो है फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी की थी कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें सिलेबस ही नहीं पता है पूरी तरह से। वैसे हमने सिलेबस आप लोगों को ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया है, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों तक ना पहुंचा हो। मैं उसे दोबारा सर्कुलेट कर दूंगी। और आपका कहना है कि हमें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या या क्या पढ़ना है। मैंने सिलेबस इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि जब अगर हम सिलेबस डिस्कस करते तो ऑब्वियस सी बात है हमें आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में पहले बताना पड़ता। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जनरल हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया है कि हॉर्टिकल्चर है क्या, इसमें किस तरह की फसलों के बारे में पढ़ते हैं और इसका क्या फ़ीचर है, या किस तरह से ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी विशेष प्रकार के फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया है पहले लेक्चर से। तो आज हम यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे के पार्ट को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि नोट्स हमें बनाने हैं या नहीं। कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम हमने नोट डाउन कर लिया है सारा का सारा लेक्चर। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको एक बात कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। आप लोग, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ बस उसको सुनते जाइए, समझते जाइए। जब टॉपिक ओवर हो जाएगा तो हम आपको उसका नोट्स जो है ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाने में आप नोट्स के लिए परेशान मत होइए। नोट्स आपको पूरा मिलेगा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारा का सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। आपका काम सिर्फ है पढ़ना और समझना। तो नोट्स में बिल्कुल परेशान मत होइएगा, नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आप पढ़िए और उसको समझिए। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में नीचे यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स बना होता है आप उसमें तुरंत लिख करके अपने क्वेश्चंस पूछिए, हम रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल नोट्स को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होना है। और रही बात सिलेबस की, तो चलिए हम बता देते हैं कि जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो हम समझते जाएंगे। देखिए फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में अभी आगे, चलिए सिलेबस पहले देखते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए ये सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का, ठीक है, जिसमें आपका पहला आपको थ्योरी पोर्शन है और प्रैक्टिकल पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन में है हॉर्टिकल्चर और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है आपको, जो कि हमने पहले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से हॉर्टिकल्चर, उसकी डेफिनेशन, उसका फीचर सब अच्छे से बता दिया है कि किस तरह से ये एग्रीकल्चर की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। अब आपको ये जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर है इसका मतलब होता है बेसिक हॉर्टिकल्चर। यानी इस सेमेस्टर में आप हॉर्टिकल्चर के उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, हॉर्टिकल्चर के उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो बेसिक हॉर्टिकल्चर के टॉपिक्स हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी आप देखेंगे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हम तीसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर की कितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिस फ्रूट साइंस की ब्रांच अलग है, वेजिटेबल साइंस की ब्रांच अलग है, मेडिसिनल प्लांट्स और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की ब्रांच अलग है, स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स की ब्रांच अलग है, और प्लांटेशन क्रॉप की ब्रांच अलग है। तो इस तरह से फसलवार, मतलब फसलों के आधार पर हॉर्टिकल्चर की अलग अलग ब्रांचेस हैं। सब्जी विज्ञान, फल विज्ञान, औषधि विज्ञान, या रोपड़ी फसल, जो रोपड़ी फसलों का जो खेती से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं वो है ना, और मसालों से संबंधित ये सारी ब्रांचेस, फसलवार जो है ये ब्रांचेस अलग अलग की गई हैं। तो जिसको कि आप लोग पूरे 4 साल, जैसे बीएससी पढ़ रहे हैं तो पूरे 4 साल आप लोग
एक एक ब्रांच को किसी न किसी सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे और इस तरह से आप पूरा हॉर्टिकल्चर पढ़ लेंगे। तो ये जो पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर में आपको फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि हॉर्टिकल्चर की जितनी भी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में जो कॉमन चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आगे, चाहे फ्रूट साइंस पढ़े, चाहे वेजिटेबल साइंस पढ़े, चाहे कोई भी ब्रांच हॉर्टिकल्चर की आगे पढ़ें, उन सभी की कुछ बेसिक टॉपिक है जो सब में आने हैं, जिसमें कि सब में वो चीज़ें आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। उन सारी बेसिक बातों को हम लोग पहले ही सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे आपका सिलेबस कह रहा है हॉर्टिकल्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, आपको ये पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस और स्कोप पढ़ना है, जिसमें स्कोप हम पढ़ा चुके हैं, इम्पोर्टेंस आज हम और बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि हॉर्टिकल्चरल एंड बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, हॉर्टिकल्चरल एंड बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन मीन्स जो भी फसलें हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आती हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और स्पाइसेस का क्लासिफिकेशन, फ्लावर्स का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन भी और बॉटेनिकल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, मतलब हर प्रकार की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए जो सामान्य क्लाइमेट या सॉइल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये जनरल हमें पढ़ना है, क्रॉप वाइज नहीं पढ़ना है। जब हम, जैसे मान लीजिए अगले सेमेस्टर में आप जाएंगे और आपने पढ़ा, आप वेजिटेबल साइंस पढ़ेंगे, तब वेजिटेबल साइंस में हर एक वेजिटेबल को जब पढ़ेंगे तब हम क्लाइमेट सॉइल वहाँ अलग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक जनरल जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके लिए जनरल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन कैसी होनी चाहिए वो चीज़ें सिर्फ डिस्कस करेंगे। प्लांट प्रोपोगेशन मेथड, यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मींस एक पौधे से दूसरे पौधे कैसे तैयार करते हैं, उनके तरीकों को डिस्कस करेंगे। चाहे वो फ्रूट में यूज़ होते हो वो तरीके, चाहे वेजिटेबल में यूज़ होते हो, चाहे फ्लावर में, जितने भी प्रकार के प्लांट प्रोपोगेशन के मेथड्स हैं, मींस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को मल्टीप्लाई करने के जितने भी मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप अगली क्लास में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी क्रॉप में कौन सा मेथड अप्लाई होगा, है ना। तो ये सब बेसिक बातें हैं। प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर यानी ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट, मतलब बाग का प्रबंधन या बाग कैसे लगाते हैं, फलों की बाग कैसे लगाते हैं, उसके सिद्धांत क्या है वो पढ़ेंगे हम। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रूनिंग, यानी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं या मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग आता है, मतलब कटाई छटाई, ये सारी चीज़ों के बारे में। जुविनैलिटी एंड फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है कि किस तरह से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में वेजिटेटिव फेज़ होती है या फ्लावरिंग पीरियड कैसा होता है, यानी पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद उसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो कैसे जाता है, फ्लावर फॉर्मेशन कैसे होता है, बड कैसे बनती है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है ना, फल का मतलब कि फल का ना आना, चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो चाहे वेजिटेबल हो। वेजिटेबल में भी जैसे जो फल वाली सब्जियां हैं, जैसे बैगन है, टमाटर है, ये फल वाली सब्जियां हैं, तो किसी भी प्रकार का अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है, मतलब फलों का ना आना, ये क्या है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनाइजर क्या होता है, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पार्थिनोकार्पी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर, ये भी फिजियोलॉजी का पार्ट है कि मतलब जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के में, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इरिगेशन मेथड्स क्या है, सिंचाई की विधियाँ क्या हैं, जितनी भी तरह की बेसिक विधियाँ हैं उन सभी विधियों का पढ़ेंगे। फिर क्रॉप वाइज हम पढ़ेंगे कि हर फसल में कौन सी विधि इस्तेमाल होती है। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, किस तरह से फर्टिलाइज़र अप्लाई करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारे जो टॉपिक हैं ये थ्योरी वाले पोर्शन के, ये जितने भी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस हैं उन सभी का ये बेसिक टॉपिक है। इसीलिए हम लोग इस
पेपर में हम पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी बेसिक हॉर्टिकल्चर की बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बातें जब तक आपको नहीं पता होंगी तब तक आप अगर फ्रूट साइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वेजिटेबल साइंस पढ़ेंगे तो वेजिटेबल से रिलेटेड बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, है ना। वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को आप समझते चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सिलेबस बता दिया, उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल्स हैं, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर की स्कोप डेफिनेशन पढ़ा, हॉर्टिकल्चर के फीचर्स पढ़े और हॉर्टिकल्चर का स्कोप पढ़ा कि हमारे इंडिया में कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हॉर्टिकल्चर सेक्टर को हम प्रमोट कर सकते हैं, हम उसको आगे और बढ़ावा दे सकते हैं, वो कौन कौन से कारक हैं, है ना। तो उन सारे कारणों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कि हॉर्टिकल्चर का महत्व क्या है। देखिए, महत्व और स्कोप दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। महत्व अलग चीज़ होती है और किसी चीज़ का स्कोप अलग होता है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज़ दैट आपके पास कोई ऐसा औषधि पौधा है जिसके बारे में आपको पता है कि ये किसी विशेष प्रकार की डिज़ीज़ को क्योर करने की क्षमता रखता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा पौधा है जिसको आप जानते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर बीमारी को या किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ को क्योर करने में या उसके मतलब इलाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब उसमें फ़ायदा करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये पौधे का महत्व हुआ, ठीक है। ये हुआ पौधे का महत्व कि उसकी क्या खास बात है। स्कोप की जब हम बात करेंगे तो स्कोप का मतलब होता है कि ठीक है, इस पौधे में एक पर्टिकुलर टाइप का जो है औषधि तत्व पाया जाता है जो किसी बीमारी को क्योर करने में सहायक है, ये तो महत्व हो गया। लेकिन वो पौधा, उस पौधे का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब ये हुआ कि ज़रूरत है या नहीं है, मीन्स कि उस आगे उस पौधे के जो ये जो डिज़ीज़ क्यूरिंग एबिलिटी है उसका आगे क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उन चीज़ों को हम कहते हैं स्कोप। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे कि हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पर्टिकुलर डिज़ीज़, सपोज दैट कैंसर, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कैंसर के इलाज के लिए सपोज दैट कोई पौधा है कि उसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर का इलाज संभव है उससे, ठीक है। लेकिन ये तो महत्व हो गया। लेकिन सपोज दैट कि आपके देश में आपके देश में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है या कोई कैंसर जैसी कोई बीमारी एग्जिस्ट ही ना करे, सपोज करिए, मानिए, तो क्या उस पौधे का स्कोप आपके देश में है? तो आपका जवाब होगा नहीं। महत्व हो गया, महत्व अलग चीज़ है कि हाँ ठीक है, ये पौधा इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसका स्कोप नहीं है उस पौधे का। मतलब उस पौधे को कोई क्यों उसको कल्टीवेट करेगा, क्यों उगाएगा, या क्यों कोई उससे दवाई बनाने की कोशिश करेगा। ये हो गया स्कोप। तो जो हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर की बात पढ़ी थी पिछले वीडियो में, हम लोगों ने स्कोप पढ़ा था कि हमारे देश में क्या हॉर्टिकल्चर का कोई स्कोप है, क्या आवश्यकता है। तो हमने कहा था, हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हाँ, हमारे देश में ये परिस्थितियां हैं, इसलिए हमारे देश में हॉर्टिकल्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ अच्छी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, हर तरह का कहीं कहीं पर टेम्परेट रीजन है, कहीं ट्रॉपिकल रीजन है, कहीं सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो इस चीज़ को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने समझा कि इसलिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कोप अलग चीज़ होती है और इम्पोर्टेंस अलग चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या क्या है,
किस तरह से हॉर्टिकल्चर से हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके नोट्स हम आपको दे देंगे, आप यहाँ पे से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। पहला इम्पोर्टेंस जो है वो हॉर्टिकल्चर का है वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस। ध्यान से समझिएगा, हॉर्टिकल्चर का पहला इम्पोर्टेंस है वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस। वेरिएबिलिटी मतलब विभिन्नता, यानी जो प्रोड्यूस है आपका, जो उत्पाद है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर जो आपकी फील्ड है, इसमें जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं या खाद्य उत्पाद हैं, वो विभिन्नता है, उनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद आपको मिलते हैं। इवन खाद्य और अखाद्य दोनों ही। वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस का मतलब जैसे इसमें आपको सब्जियों का भी अध्ययन करते हैं, सब्जियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। फलों का अध्ययन करते हैं, मतलब फलों की खेती और फलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यानी फल, सब्जी, मसाले, फूल जो कि अखाद्य है, ठीक है। रोपणी फसलें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रोपणी फसलें किस प्रकार की फसलें होती हैं। और औषधि पौधे जो कि हमें फूड के तौर पे नहीं, बल्कि हमें बहुत सारी तरह की जो डिज़ीज़ या एलिमेंट्स, जो भी हमें डिज़ीज़ डिसऑर्डर जैसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उससे भी हमारी सुरक्षा जो प्रदान करते हैं, उन औषधि पौधों के बारे में भी हम लोग हॉर्टिकल्चर में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हॉर्टिकल्चर जो फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें वेरिएबल टाइप के प्रोड्यूस को हम लोग स्टडी करते हैं और उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। यानी इसमें वेरिएबल टाइप के प्रोड्यूस हमें मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमको मिलते हैं, विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ तो, सबसे पहला महत्व तो ये हो गया। दूसरा महत्व ये है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो भी फसलें आती हैं, ठीक है, उनसे हमें कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक होते हैं मेजर न्यूट्रिएंट, दूसरे होते हैं माइनर न्यूट्रिएंट या माइनर न्यूट्रिएंट्स। यानी मेजर न्यूट्रिएंट्स मतलब वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर की संरचना में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन्स वगैरह संरचना में, और जो है हमारी बॉडी की मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दूसरे प्रकार के जो वो तत्व होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को संरचनात्मक तो सपोर्ट तो कर, संरचना में तो भाग लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं, यानी हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे हमारे रेस्पिरेशन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सारी या नर्वस सिस्टम है, इन सारे सिस्टम को सुचारू रूप से ऑपरेट होते हैं, मतलब ऑपरेट कराते हैं। ये कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो इन सिस्टम्स को एक बैलेंस्ड वे में ऑप्टिमम लेवल पर जो है ये सारे सिस्टम जो है रन करते हैं हमारी बॉडी में। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको सुचारू रूप से जो है चलाने में मदद करते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, ठीक है, या हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता, तमाम तरह की बीमारियों से बचने की, है ना, उस तरह की क्षमता जो शरीर को प्रदान करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। और ये माइनर न्यूट्रिएंट्स की वजह से मिलते हैं, जैसे कि जैसे कि आपका मिनरल्स है, विटामिन्स है, ठीक है, और आपके जैसे एल्केलॉइड्स हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरे आपके तमाम तरह के ओलियोरेजिन्स हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है, और फ्लेवर कंपाउंड है, एरोमा वाले तमाम तरह के कंपाउंड हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये सारी के सारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को की संरचना में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की फंक्शनल एक्टिविटी को मेंटेन रखने में सहायक होते हैं,
ठीक है। तो एक तरह से अगर कहा जाए कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हमको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देती है। हमें क्या देती है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी पोषक सुरक्षा। आपने एक टर्म सुना होगा, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, जो बहुत चलन में है ये शब्द। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है खाद्य सुरक्षा। मतलब खाद्य सुरक्षा मतलब कि एक व्यक्ति की खाने की जो नीड है वो पूरी हो जाए। ठीक है। खाद्य सुरक्षा का मतलब कि किसी भी तरह से पेट का भर जाना ही कहलाता है खाद्य सुरक्षा। अब पेट किस किस न्यूट्रिएंट से भर रहा है ये मैटर नहीं करता। हो सकता है सिर्फ चावल खा के पेट भर रहा हो सकता है सिर्फ चावल दाल, या हो सकता है सिर्फ आलू खा करके, या किसी मतलब हर प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट से पेट भर जा रहा है, उसे बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। ठीक है। लेकिन हमारे लिए खाद्य सुरक्षा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को हर प्रकार के पोषक तत्व का मिलना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जो है, एक बड़ी जनसंख्या, खाद्य सुरक्षा तो फिर भी काफ़ी कुछ सिक्योर हो चुकी है। हम मतलब ज़्यादातर लोगों तक फूड सिक्योरिटी तो पहुंच चुकी है, पर बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ठीक है ना। उनका पेट भर रहा है, लेकिन तब भी उसके बावजूद वो तमाम तरह की बीमारियों से और इनएबिलिटीज़ से घिरे हुए हैं। उसका कारण ये है कि खाद्य सुरक्षा तो है, पेट तो भर रहा है, यानी जीवित तो हैं, लेकिन बॉडी की दूसरी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है या फंक्शनल एक्टिविटी है वो ठीक से रन नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो दूसरे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर को नहीं मिल रहे हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना। यानी फूड सिक्योरिटी तो है पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है। एक जो बैलेंस डाइट होती है, यानी खाने में दूध का होना, फल का होना, सलाद का होना, ठीक है ना, और जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखने वाली वेजिटेबल्स, इनका रेगुलर डाइट में इन्वॉल्व होना, हरी सब्जियां डेली होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है वो हम लोगों को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। फूड सिक्योरिटी तो हमें देती हैं, हमारी खाद्य सुरक्षा तो वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी मिलता है या प्रोटीन वगैरह मिलता है, जैसे कि मटर वगैरह हो गया, हरी मटर है, या जितनी सेम वगैरह हो गया, ये सब जो लेग्यूम वेजिटेबल क्रॉप्स हैं इनसे हमें प्रोटीन मिल जाती है। या आलू, या जितनी रूट क्रॉप आलू या शकरकंद जैसी जो क्रॉप्स हैं इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। हमको पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं जिनसे कि हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान मतलब सुरक्षा मिलती है हमारी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ईजिली रन करने के लिए। समझ में आ रहा होगा। और साथ ही साथ मेडिसिन्स, यानी किसी भी तरह की अगर हम डिजीज़ या प्रॉब्लम से हमें हैं तो मेडिसिनल क्रॉप भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो तमाम सारी मेडिसिनल क्रॉप्स से जो हमें प्रोटेक्टिव कंपाउंड मिलते हैं जो कि हमें तमाम तरह की बीमारियों से बचाते हैं, वो भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं। तो ये दूसरा महत्व हो गया कि हॉर्टिकल्चर जो है सोर्स है, एक स्रोत है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट का। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया वेरिएबिलिटी है प्रोड्यूस में। सबसे पहली चीज़ कि आपको डाइवर्सिफाइड टाइप के फूड मटेरियल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, फल फूल सब्जी ये सारी चीज़ें। दूसरा है कि ये हमें खाद्य सुरक्षा तो प्रदान करते ही करते हैं, साथ ही साथ पोषक या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसको पोषण सुरक्षा बोलते हैं वो भी हमें मिलती है। तीसरा है हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया। हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया यानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें प्रति इकाई क्षेत्र ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ज़्यादा रिटर्न मिलता है कैसे, ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ दैट कि आपने 1 हेक्टेयर में आलू लगाई, या 1 हेक्टेयर में आप टमाटर लगाइए, और 1 हेक्टेयर में आप गेहूँ लगाइए या धान लगाइए या कोई भी एग्रोनॉमिक क्रॉप लगाइए। आप देखेंगे कि 1 हेक्टेयर से जो टमाटर आपने उगाया है और 1 हेक्टेयर से गेहूं या धान जो आपने उगाया है, वो टमाटर आपको ज़्यादा पैसा दे देगा उस 1 हेक्टेयर में, बजाय उसी 1 हेक्टेयर में अगर आप गेहूं या धान लगाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में या हॉर्टिकल्चर में वो फसलें आती हैं या जितनी भी फसलें हैं, हर फसल आपको प्रति इकाई क्षेत्र ज़्यादा इनकम प्रोवाइड कराती है, आपको आय ज़्यादा होती है। ठीक है, मीन्स सपोज दैट आपके पास जो भी ज़मीन का टुकड़ा है उसमें आप सीरियल क्रॉप लगा के देख लीजिए या हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा के देख लीजिए, आप जब उस फसल को बेचेंगे तो आपको फ़ायदा जो है, जो सबसे ज़्यादा इनकम होगी वो आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप से होगी। आप इसको सीधा सा और मतलब समझ के देखिए कि 1 केजी गेहूं का दाम या 1 केजी धान का दाम 1 केजी टमाटर या 1 केजी सेब के आप अगर कंपेयर कर लें तो बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमें प्रति इकाई क्षेत्र ज़्यादा आय हम अर्जित करते हैं। ये तीसरा महत्व हो गया हॉर्टिकल्चर का। चौथा महत्व क्या है हॉर्टिकल्चर का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर ये जो हॉर्टिकल्चर फील्ड है ये एक इंटेंसिव फार्मिंग मेथड है। इसमें गहन कृषि होती है। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब का मतलब होता है गहन कृषि, मतलब जिसमें इनपुट ज़्यादा लगे। इनपुट का मतलब किस चीज़ का इनपुट? 3 चीज़ों का इनपुट, वो है पैसा, टाइम और लेबर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 तरह का इनपुट जो है लगता है खेती में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप से संबंधित खेती कर रहे हैं तो 3 तरह के इनपुट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, पहला है पैसा, दूसरा है टाइम और तीसरा है लेबर। तो देखिए, पैसा ज़्यादा लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और लेबर भी ज़्यादा लगती है। लेबर क्यों? लेबर इसलिए लगती है क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में केयर मैनेजमेंट की ज़रूरत बहुत है। ठीक है ना, इनकी बुआई से लेकर के इनके रख रखाव, यानी जैसे आपने सपोज दैट, फिर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब्जी आप उगा रहे हैं तो आप देखते हैं कि सब्जी भले शॉर्ट ड्यूरेशन की है, 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक की कोई भी आपने सब्जी लगाई है, तो आप देखिए उसमें जल्दी जल्दी इरिगेशन करना और निराई गुड़ाई करना, उसका देख रेख करना, 24 घंटे आपको कुछ नहीं तो उसको अंडर सर्विलेंस ही रखना होगा। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए एक परमानेंट आपके पास वर्क फोर्स होनी चाहिए। जब आप बड़े हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स में जब खेती कराते हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो सिर्फ उगाने में ही नहीं, उगाने के बाद हार्वेस्टिंग के समय बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। हार्वेस्टिंग के बाद फल को मार्केट तक पहुंचाना, फिर मार्केट से कंज्यूमर तक पहुंचाना, और कभी कभी होता है तमाम तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मार्केट से पहुंचाने से पहले दूसरी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, मतलब उनकी ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, धुलाई वगैरह, उनकी सफाई, इन सभी चीज़ों में एक अच्छी खासी वर्कफोर्स लगती है। मार्केटिंग, इसकी स्टोर, अगर बाई चांस आपको स्टोर भी करना पड़ गया तो उसमें भी तमाम तरह की वर्कफोर्स अलग लेवल पर लगेगी। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटी है इस सेक्टर में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आप खुद ही देखिए, जैसे सेब है, सेब का उत्पादन कश्मीर में होता है, तो उगाने वाले लोग जो उससे जुड़े हैं वो अलग उनका रोजगार है। उसके बाद फल की तुड़ाई के बाद जो है उसको प्रोसेसिंग मतलब उसको मार्केटिंग लायक बनाने के लिए भी तमाम लोग लगते हैं, वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फिर उन फलों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है देश के विभिन्न हिस्सों में, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग, फलों को स्टोर करना है तो स्टोरेज सेक्टर से जुड़े हुए लोग, मतलब मार्केटिंग के हर एक चैनल पर तमाम तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है चैनल वाइज। तो आप देखिए कि फसल लगने से लेके कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचने तक, हॉर्टिकल्चर की कोई भी क्रॉप हो, आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें भागीदारी होती है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। ये चौथा फ़ायदा है, मतलब चौथा महत्व है। ठीक है, पांचवा महत्व क्या है? इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड मतलब जो खराब पड़ी ज़मीन है, वेस्ट मतलब जिसका ऐसी ज़मीन या ऐसी भूमि जिसका आप कोई उससे उत्पादन नहीं ले रहे हैं, ऊसर या बंजर पड़ी हुई है, उस ज़मीन पर कोई भी ऐसी ज़मीन जो ऊसर या बंजर पड़ी है, आप देखिए उसमें आप सामान्यतः
जो है जैसे गेहूँ धान हो या दूसरी सीरियल क्रॉप्स हो या ऑयल सीड हो या लेग्यूम क्रॉप हो, मतलब एग्रोनॉमिक क्रॉप की हम बात कर रहे हैं, आप वहाँ पर उस वेस्ट लैंड में इन फसलों को नहीं उगा सकते। लेकिन हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि वेस्ट लैंड में ही बेहतर परफॉर्म करती हैं, वेस्ट लैंड में ही वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। जैसे तमाम तरह के फल हैं हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स मतलब हॉर्टिकल्चर में तमाम तरह की ऐसी फल वाली फसलें ऐसी हैं या तमाम औषधीय फसलें ऐसी हैं जो वेस्ट लैंड में ही बेहतर ग्रो करती हैं। एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर न्यूट्रिएंट कम है, वाटर कम है, पीएच बैलेंस डिस्टर्ब है, फिर भी तमाम सारी ऐसी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैं जो कि वेस्ट लैंड में बिना किसी जो है कम मतलब बिना किसी हार्मफुल इफ़ेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन हमें देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं बेर एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बेर का जो फल होता है, आप देखिए बेर का पेड़ जो है जहाँ पर होता है वो बहुत फर्टाइल लैंड नहीं होती है, कहीं भी ऊसर बंजर में आसानी से वो उग जाता है और जो है अच्छा खासा बेर का प्रोडक्शन होता है। खजूर, बेर है, खजूर है, केर है, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फ्रूट क्रॉप है जो कि, या आपका ये आंवला है ना, बेल, और आपका ये वुड एप्पल जिसको हम कैथा बोलते हैं। तो इस तरह की तमाम ऐसे फल वृक्ष हैं जिनको बहुत फर्टाइल लैंड की ज़रूरत नहीं है, बहुत उपजाऊ लैंड की ज़रूरत नहीं है, एक वेस्ट लैंड में भी इनका कल्टीवेशन आसानी से हो जाता है। उसी तरह औषधि फसलें हैं जैसे कि आपका एलोवेरा हो गया, और एरोमेटिक क्रॉप्स में जैसे लेमन ग्रास हो गई, ठीक है ना, खस वगैरह हो गई, वेटिवर जिसको बोलते हैं, और सर्पगंधा, अश्वगंधा, आप सुनते होंगे कि ये तो वैसे ही जंगली पौधों के तौर पर उग जाते हैं वेस्टलैंड में, ठीक है ना। तो इस तरह की जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल क्रॉप हैं या फ्रूट क्रॉप हैं उनका आप वेस्ट लैंड में उनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। यानी आप किसी भी प्रकार की वेस्ट लैंड जो आपके पास पड़ी है उसको आप इफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जो कि जहाँ पर आप किसी दूसरे प्रकार की फसल नहीं ग्रो कर सकते। तो एक ये भी महत्व है हॉर्टिकल्चर का, है ना, कि वेस्ट लैंड को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ग्रो करके। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है सब्स्टिट्यूट ऑफ फैमिली इनकम। मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ फैमिली इनकम कि मतलब सपोज दैट कि जो फल या सब्जियां अगर आप घरेलू स्तर पर एज अ किचन गार्डन, मतलब अपने रोज़ की ज़रूरत भर की सब्जियां आप खुद उगा लेते हैं, फैमिली मेम्बर सब लोग मिल करके, बाहर से आप वर्कफोर्स नहीं लेकिन घर के ही लोग थोड़ा थोड़ा अपना जो है इनपुट दें, अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दें, तो आप अपने परिवार के लिए ही ज़रूरत के भर की सब्जियां या फल उगा सकते हैं। तमाम लोग अपने घर में किचन गार्डनिंग करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो एक तरह से सब्जी या फलों पर जो खर्च होता है वो आपका बच जाता है। अगर आप जो किचन गार्डनिंग नहीं करते हैं, पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड है, तो आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी सब्जी या फलों पर की रिक्वायरमेंट पर खर्च होता है, तो वो बच जाता है अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप को अपने किचन मतलब हॉर्टिकल्चर से जुड़ी जितनी भी क्रॉप्स हैं या ज़रूरत भर की जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं उनको एज अ किचन गार्डन में अपने घर में जो स्पेस अवेलेबल है और नहीं भी अवेलेबल है तो गमलों में उगा करके आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो एक तरह से आपकी फैमिली की इनकम का सब्स्टिट्यूट हो जाता है थोड़ा सा, मतलब जो भी आप बाहर खर्च कर रहे हैं वो पैसा आपका बच जाता है। एक ये भी फ़ायदा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऐसी क्रॉप है जो हमें विदेशी आय हमें इनसे ज़्यादा होती है, मतलब विदेशी मुद्रा हम ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं जो कि अन्य किसी दूसरे देश में या कंट्री में वो नहीं उत्पादन होता है। जैसे हमारे यहाँ के मसाले जिस क्वालिटी के मसाले हैं वो अन्य किसी और देश में नहीं उगते हैं। इवन 109 प्रकार के मसालों में लगभग 75 प्रकार के मसाले भारत में ही पाए जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के, और हम पूरे विश्व को जो है अलग अलग देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें आय होती है, इनकम होती है, ठीक है ना। तो उसी तरह से तमाम औषधीय फसलों का हम
एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ का अल्फांसो आम जो है वो अन्य किसी कंट्री में इतनी अच्छी क्वालिटी का आम नहीं पाया जाता, हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं जिससे कि हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं। तो इस तरह तमाम तरह की फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में तमाम तरह की फसलें हैं जिसको हम लोग निर्यात करते हैं और हम भारी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, जो कि एग्रोनॉमिक क्रॉप में हम नहीं करते हैं। गेहूँ धान का हम उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप का हम भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा इनसे मिलती है। उसके बाद लास्ट है एस्थेटिक एंड रिलीजियस कंसिडरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। मीन्स हॉर्टिकल्चर में हमने बताया था कि एक हॉर्टिकल्चर में हम लोग जो है फ्लावर क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब फूल या सजावटी पौधों या वृक्षों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से ये फील्ड थोड़ी अलग हो जाती है, मतलब लेकिन महत्व क्या है कि इनके अध्ययन से हम अपने इन्वायरमेंट या अपनी सराउंडिंग को जो है कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे अपना सराउंडिंग ग्रीन करें, है ना, कैसे जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो गार्डनिंग या बागवानी के थ्रू कैसे हम इन्वायरमेंट को अपने बेहतर बना सकते हैं। तो उस फील्ड की भी स्टडी हम इसी में करते हैं, मतलब पुष्प विज्ञान या सौंदर्य या और अलंकृत बागवानी के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करते हैं ना। तो इसमें इस तरह से ये हमारे लिए जो है एस्थेटिक कंसिडरेशन की बात हो जाती है ना। तो और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी इसलिए है कि तमाम तरह के ऐसे फूल या जो बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं जो कि धार्मिक दृष्टि से हमारे लिए महत्व रखते हैं। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनको हम धार्मिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीपल है, बरगद है या पाकड़ वगैरह है, नीम वगैरह है, तुलसी है ना। तो इन सभी पौधों का रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है और इन पौधों की स्टडी और इनसे जुड़े जो इन्वायरमेंटल कंसर्न हैं उनको भी हम हॉर्टिकल्चर में ही पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से देखो, तो ये इतने पॉइंट्स हैं जिसके तहत हम समझ सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारे लिए कितने डायमेंशन से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है एज़ कम्पेयर टू एग्रोनॉमिक क्रॉप। अब अगर एग्रोनॉमिक आप पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो अब आप ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर बिल्कुल एक अलग सेक्टर है एज़ कम्पेयर टू एग्रोनॉमी। इसके अपने अलग महत्व हैं और इन महत्व के आधार पर इंडिया के अगर संदर्भ में देखा जाए तो इसका बहुत स्कोप है ना। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे इंडिया में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का बहुत स्कोप है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं, तो हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। हमारे यहाँ वेस्ट लैंड ज़्यादा है, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक ऐसा है जो हमारे यहाँ की वेस्ट लैंड को हम ईजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। फैमिली इनकम पर कैपिटा जो फैमिली इनकम है उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को किचन गार्डन में ग्रो करने के लिए लोगों को प्रमोट करें। विदेशी आय हमें ज़्यादा मिलेगी, मीन्स हम डॉलर्स या दूसरे तरह की मुद्रा हम ज़्यादा कमाएंगे, वो भी हमारी ज़रूरत है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, है ना। और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं, मीन्स पोषण सुरक्षा, वो भी हमारे देश की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा तक तो हम काफ़ी हद तक पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा देश जो है अंडर न्यूट्रिशन से हम लोग गुजर रहे हैं। कुपोषण के शिकार हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग, स्पेशली बच्चे। तो हॉर्टिकल्चर इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है भारत जैसे गरीब देश में, जहाँ पर लोग संपूर्ण उनको आहार नहीं मिल पा रहा है, संपूर्ण पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। तो इस सेक्टर को अगर हम यहाँ प्रमोट करें तो हमारे यहाँ कुपोषण
की जो समस्या है उससे भी हम निजात पा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो इतने महत्व हैं और इंडिया में इसका जो स्कोप है वो दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में दोनों को मिला करके फिर से पढ़ने की समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, हम फिर से इम्पोर्टेंस और स्कोप आपको बता देंगे। लेकिन मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी टफ बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करिए, मैं इससे रिलेटेड नोट्स आपको दे दूंगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सारी चीज़ें ध्यान से समझिए और सुनिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो इसलिए आप सिलेबस के साथ टैली करते चलिएगा, हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हॉर्टिकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस पर होगा कि हॉर्टिकल्चर में कितने तरह की ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच में हम लोग किस तरह के क्रॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। वैसे मैं आप लोग के जवाब तुरंत दे देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, बाई चांस अगर हम ग्रुप में नहीं सर्कुलेट कर पाएँ तो आप तक पहुँच जाएगा वो, ठीक है। अदरवाइज़ हम ग्रुप में तो सर्कुलेट कर ही देते हैं, लेकिन वैसे भी आप तक ईजिली वो पहुँच जाएगा। और आप किसी और टॉपिक पर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या होती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो आप बताइएगा, तो हम उस पर भी वीडियो बना करके आपको समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।